तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और ये है विभिन्न किसान आंदोलन एक नज़र में। तो सबसे पहला यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रंगपुर विद्रोह है 1783 में, और ये दिनाजपुर बंगाल के क्षेत्र में ये प्रभावित क्षेत्र है, और इसके जो नेतृत्व करता है धीरज नारायण और नूरुद्दीन। ठीक है, कारण क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर कर बढ़ा दिया, जिसका बोझ अंत में किसानों पर पड़ा। इसकी प्रगति दिशा और परिणाम देखें तो किसानों ने कचहरियों, खाद्यान्न भंडारों और सरकारी पदाधिकारियों पर आक्रमण किया और अपनी सरकार बनाई। ये रंगपुर विद्रोह है, सबसे प्रारंभिक किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद मोपला विद्रोह, इसका पहला चरण 1836 में हुआ था। मालाबार प्रभावित क्षेत्र है इसका, और अंग्रेजों द्वारा नई राज्य व्यवस्था लागू करने के कारण इसकी शुरुआत हुई थी। सन 1836 में विद्रोह हुआ और अंग्रेज अधिकारियों व बिचौलियों पर हमला किया गया। कई वर्षों तक ब्रिटिश सेना इसे दबा न सकी। नील विद्रोह, ये सबसे पहला महत्वपूर्ण विद्रोह था। नील विद्रोह 1859-60 के दौरान और बंगाल के क्षेत्र में हुआ। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेता थे। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना इसका कारण है इस आंदोलन का। और प्रारंभ में क्या हुआ कि अर्जियां दी गई व शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए। लोगों ने लगान देना बंद कर दिया। सन 1860 में यह विद्रोह समाप्त हो गया। फिर उसके बाद है पाबना विद्रोह, जो बंगाल के क्षेत्र में ही हुआ 1873 से 76 के बीच, और ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय इसके प्रमुख नेतृत्व करता थे। कारण क्या है कि अधिक लगान तथा 1859 के अधिनियम के तहत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली। यह लड़ाई मुख्यतः कानूनी स्तर पर ही सीमित रही, हिंसक घटनाएं न के बराबर हुई। सन 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून बनाकर राहत पहुंचाई गई। तो पाबना विद्रोह, इसके बाद दक्कन विद्रोह हम लोग देखते हैं, और ये 1874 से 75 के बीच हुआ है, और महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिले में यह आंदोलन, यह विद्रोह हुआ था। बाबा साहब देशमुख इसके नेतृत्व करता थे, और रैयतवाड़ी इलाके के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतों व अकाल के बावजूद लगान की दर जो है वो अत्यधिक वृद्धि हुई, और इसमें क्या हुआ कि महाजनों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 से किसानों को महाजनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया। इसके बाद है चंपारण सत्याग्रह, 1917 में यह प्रारंभ हुआ। चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी के क्षेत्र में, ये सभी बिहार के क्षेत्र हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। और महात्मा गांधी इसके नेतृत्व करता थे, और यह तीनकठिया प्रणाली विरोध के कारण ये हुआ था। तो इसमें हुआ क्या कि गांधी जी का आगमन हुआ और एक आयोग द्वारा बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर सहमत हो गए। ठीक है, इसके बाद है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, खेड़ा गुजरात में हुआ। महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्व करता थे। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा माल गुजारी वसूल किया जाना। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि यदि सरकार गरीब किसानों के लगान माफ़ कर दे तो जो लगान देने में सक्षम है वे पूरा लगान देंगे। अवध किसान आंदोलन 1920 के दौरान हुआ। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद ये प्रभावित क्षेत्र थे, और झिंगुड़ी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र इसके नेता थे। अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू हुआ। अवध मालगुजारी से लगान में बढ़ोतरी हुई, यह इसका कारण बना इस विद्रोह का। प्रतापगढ़ में नाई धोबी सेवा बंद तथा सामाजिक बहिष्कार, बाबा रामचंद्र के जेल भेजने पर प्रदर्शन, ये सभी इसके प्रभाव दिखे। तो ये पूछ लेता है कि नाई धोबी सेवा बंद जो है वो किस आंदोलन का प्रभाव था, तो ये अवध किसान आंदोलन का ये प्रभाव था। एका आंदोलन 1921-22 के दौरान हुआ। बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, और इसके नेता थे मदारीपासी। लगान में बढ़ोतरी के विरुद्ध हुआ था, और इस आंदोलन में छोटे जमींदार भी इसमें शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं और मोपला विद्रोह का द्वितीय चरण देखते हैं। पहला चरण क्या देखते थे हम लोग कि 1836 में हुआ, और दूसरा इसका जो चरण है 1921 में देखे मालाबार के क्षेत्र में अली मुसलियार दूसरे चरण के नेता थे, और अधिक लगान व बेदखली इसके कारण है।
पुलिस स्टेशन, सरकारी दफ्तर व जमींदारों के घर पर हमला हुआ। बाद में इसका स्वरूप सांप्रदायिक हो गया। सन 1921 में विद्रोह को कुचल दिया गया। इसके बाद है बारदोली सत्याग्रह, 1928 में हुआ। सूरत का बारदोली तालुका था, इसमें यह आंदोलन हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व करता थे और यह लगान बढ़ोतरी के कारण हुआ था। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में लगान अदा करने वाले किसानों का सामाजिक बहिष्कार का अस्त्र इस्तेमाल किया गया। ठीक है। इसके बाद बिहार में किसान आंदोलन कई चरणों में हुआ बिहार में और स्वामी सहजानंद इसके नेतृत्व करता थे। जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली, काश्तकारों की बेदखली, बकास्त जमीन की वापसी, ये इसके कारण थे। और सन 1930 में सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रादेशिक किसान सभा का गठन किया गया। कार्यानंद शर्मा ने मुंगेर के बढ़िया ताल में बकास्त भूमि की वापसी के लिए आंदोलन चलाया गया और यदुनंदन शर्मा ने यह आंदोलन चलाया। इसके बाद है पंजाब में किसान आंदोलन, यह 1930 से 40 के दौरान चला था। जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलापुर, शेखुपुरा, ये सभी क्षेत्र हैं जहाँ पर किसान आंदोलन चले थे और इसके नेतृत्वकर्ता में देखें सोहन सिंह भाखना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह, बाबा रूढ़ सिंह। और इसके कारण देखें तो भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तात्कालीन कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर राजस्व का पुनर्निर्धारण और नहर कर में वृद्धि, ये सभी कुछ कारण थे जो पंजाब में किसान आंदोलन के कारक बने। नौजवान भारत सभा, कीर्ति किसान, कांग्रेस व अकाली दल के प्रयत्नों से आंदोलन चलाया गया। अब हम लोग देखते हैं ये स्वतंत्रता से तुरंत पहले क्या था, तेभागा आंदोलन, ये 1946 में हुआ था। दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी और मिदनापुर इलाके में कंपाराम और भवन सिंह इसके नेता थे। ठीक है। और इसके कारण क्या थे कि बटाईदारों ने फैसला किया कि आधा की जगह वे जोतदारों को 1/3 उपज देंगे। ठीक है, जिसके कारण यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सुहरावर्दी मंत्रिमंडल ने बंगाल बर्गदार अस्थायी नियमन विधेयक प्रकाशित कर आंदोलन को कानूनी वैधता प्रदान की। तेलंगाना आंदोलन देखें तो 1946 से 51 के बीच में चला है और यह तेलंगाना के क्षेत्र में यह आंदोलन चला। निज़ाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध यह संघर्ष चला था। यह सबसे बड़ा कृषक गुरिल्ला आंदोलन रहा। अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन किसानों को वापस लौटा दी गई। भूमि का पुनर्वितरण हेतु अनेक कदम उठाए गए। तो ये हम लोगों ने किसान आंदोलन को पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रमुख व्यक्तित्व व उनके योगदान। इसमें सबसे पहला नाम है 1772 से लेकर 1833 तक इनका जीवन काल था, राजा राम मोहन राय का। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से वे मेधावी छात्र रहे थे। इन्हें विभिन्न भारतीय व विदेशी भाषाओं का ज्ञान था। इन भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन और हिब्रू भाषाएं थीं। इन भाषाओं के माध्यम से इन्होंने विभिन्न समुदायों व समाज की संस्कृतियों का अध्ययन किया, जिससे वे विश्व की अनेक संस्कृतियों, विशेषकर यूरोप की संस्कृतियों व आधुनिक ज्ञान के संपर्क में आए। तुलनात्मक अध्ययन का मार्ग अपनाकर एक तरफ उन्होंने अपने धर्म व समाज में व्याप्त बुराइयों को खोजा, तो दूसरी तरफ विश्व के अन्य धर्मों, आधुनिक पाश्चात्य ज्ञान व विचारों के महत्व को भी समझा। उन्हें पूर्व की परंपरागत दार्शनिक पद्धति और हिंदू धर्म के मौलिक सिद्धांतों में श्रद्धा थी। उन्होंने भारतीय समाज एवं संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए पश्चिमी सभ्यता को साधन माना, ताकि भारतीय युक्ति युक्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानव गरिमा तथा सामाजिक एकता को स्वीकार करे। ठीक है, इसलिए इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। इन्होंने संवाद कौमुदी पत्रिका, बंगाली प्रकाशन जो है 1821 बंगाली प्रकाशन हुआ था 1821 में संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार जो कि फारसी में थी और 1822 में इसका प्रकाशन हुआ था, तथा द्वारिकानाथ टैगोर के साथ मिलकर 1822 में बंगदूत नामक साप्ताहिक अखबार का 4 भाषाओं में, जैसे कि बंगाली, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी में इसका प्रकाशन किया। उन्होंने धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया और एकेश्वरवाद की विशेषताओं से प्रेरित होकर तोहफत उल मुहाविद्दीन यानी कि एकेश्वरवादियों की उपहार नामक निबंध लिखा। राजा राम मोहन राय ने 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में नौकरी करनी शुरू की और 1809 में राजस्व अधिकारी जॉन डिग्बी की सहायक बने। सन 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1822 में
अद्वैतवादी संस्था के तत्वाधान में एक अंग्रेजी हाई स्कूल शुरू किया। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। सती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने प्रभावी जनमत तैयार कर आंदोलन चलाया। इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में इस क्रूर प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सन 1830 में राजा राम मोहन राय ने मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के दूत के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। यात्रा की सफलता पर मुगल बादशाह को ने उनको राजा की उपाधि से सम्मानित किया। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में सितंबर 1833 में इनका देहांत हो गया। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सर सैयद अहमद खान 1817 से 1898 इनका जीवन काल था। सर सैयद अहमद का जन्म दिल्ली के कुलीन परिवार में हुआ था। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी में प्रवेश किया। योग्यतम शिक्षक द्वारा उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला। पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में सर सैयद अहमद खान ने भारतीय मुसलमानों के पुनरुद्धार एवं भलाई के लिए पहले अपने धर्म और समाज का अध्ययन किया, फिर इस्लाम के प्रति सुधारवादी रवैया अपनाया। वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से पूर्ण रूपेण प्रभावित थे, जिस कारण वे जीवन पर्यंत इस्लाम में उदारवादी विचारधारा एवं आधुनिकता का समन्वय कराने का प्रयत्न करते रहे। उन्होंने धार्मिक कट्टरता, मानसिक संकीर्णता और अलगाववाद का भी विरोध किया और मुसलमानों को सहनशील व उदार होने को कहा। सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने मुसलमानों के उत्थान और सुधार के लिए 1870 में पत्रिका तहजीब उल अखलाक, याद रखें तहजीब उल अखलाक का प्रकाशन प्रारंभ किया। सैयद ने 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया। सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। ठीक है, अब आगे है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनका जीवन काल है 1820 से लेकर 1891 तक। 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शैक्षणिक सुधार, सामाजिक सुधार व महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु सराहनीय योगदान दिया। उनका मत था कि बालिकाओं की शिक्षा से ही समाज में फैली रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और कुरीतियाँ दूर की जा सकती हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज नामक संस्था के सदस्य थे। स्त्री शिक्षा के साथ साथ उन्होंने विधवा विवाह व विधवाओं की दशा सुधारने हेतु भी कार्य किए। उनके अथक प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। बाल्य जीवन में मेधावी छात्र होने के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि से सम्मानित किया गया। बंगाल में उन्होंने स्त्री शिक्षा की दिशा में सुधार हेतु लगभग 35 स्कूलों की स्थापना की। 1856 में सरकार द्वारा हिंदू फीमेल स्कूल, जिसे बाद में बेथुन स्कूल कहा गया, का कार्यभार संभालने के पश्चात ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बेथुन स्कूल का सेक्रेटरी बनाया गया। अब आगे है दयानंद सरस्वती। 1824 से लेकर के 1883 तक ये इनका जीवन काल था। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। उनकी अन्य पुस्तकें पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचार्य मत का खंडन इत्यादि है। 1861 में उन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद से वेदों की गहन शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनर्स्थापना करना। उन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इनकी मृत्यु अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 को हो गई। आगे है ज्योतिबा राव फूले। 1827 से लेकर 1890 इनका जीवन काल था। तो 19वीं सदी के प्रमुख समाज सेवकों में ज्योतिबा फूले का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने हेतु सतत संघर्ष किया। अछूतोद्धार, नारी शिक्षा, विधवा विवाह व किसानों के हित हेतु ज्योतिबा ने उल्लेखनीय कार्य किए। व्यक्तिगत जीवन में जाति व्यवस्था के कारण उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विद्यालय छोड़ने के बाद उन्होंने घर पर रहकर ही अपनी शिक्षा पूरा की। पड़ोसी
व जानकार विद्वानों की सहायता से उन्होंने अरबी फारसी ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसके कारण उनके भीतर भारतीय समाज में व्याप्त विसंगतियों के प्रति सुधारवादी भावनाएं आई। इसी कारण उन्होंने समाज में कमज़ोर वर्गों, जो स्त्री व दलितों की दशा सुधारने का प्रयास किया। इस दिशा में उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज संगठन की स्थापना की। जगह जगह दलितों व लड़कियों की शिक्षा हेतु स्कूल खोले, किसानों के हित में रक्षा आंदोलन चलाया। इनकी प्रसिद्ध रचना है गुलामगिरी। ठीक है, इस पुस्तक का उद्देश्य दलितों और अस्पृश्यों को तार्किक तरीके से ब्राह्मण वर्ग की उच्चता के झूठे दंभ से परिचित कराना था। एक और महापुरुष हैं महादेव गोविंद रानाडे। 1842 से लेकर 1901 तक जीवन काल था इनका। भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, विद्वान व न्यायविद के रूप में प्रसिद्ध रानाडे ने सुधारों का चहुमुखी विस्तार किया। ठीक है, उनका मानना था कि मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति एक दूसरे पर आश्रित है। वे सामाजिक सुधार की प्रवृत्ति में रचनात्मक सुधार को सर्वप्रथम मानते थे। उनके जीवन पर प्रार्थना समाज, आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज का व्यापक प्रभाव पड़ा। उन्होंने बाल विवाह का विरोध व विधवा पुनर्विवाह का पूर्ण समर्थन किया। मराठा शक्ति का उदय उनकी प्रसिद्ध रचना है। जस्टिस रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के मेंटर थे। ठीक है, आगे है स्वामी विवेकानंद। 1863 में इनका जन्म हुआ, 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक थे। वे आध्यात्मिक जिज्ञासा से रामकृष्ण के संपर्क में आया और प्रभावित होकर उन्हीं के शिष्य बन गए। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन था। उन्होंने हिंदुओं के कर्मकांड एवं जातीय भेदभाव की भर्त्सना की और स्वतंत्रता, समानता एवं स्वतंत्र चिंतन का उपदेश दिया। वे मानवतावाद के प्रबल समर्थक थे। विश्व बंधुता का उन्होंने उपदेश दिया। भारतीयों में आत्मविश्वास एवं सम्मान का भाव पैदा कर उन्हें राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम की ओर प्रेरित करने के लिए रामकृष्ण मिशन एवं विवेकानंद का नाम अविस्मरणीय रहेगा। अब हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 1897 से 1945 तक इनका जीवन काल था। तो देखें, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को वर्तमान ओडिशा के कटक में हुआ था। सुभाष के पिता जानकीनाथ बोस पेशे से एक वकील थे। वर्ष 1919 में सुभाष ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपना स्नातक पूरा किया। स्नातक पूर्ण करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और 1920 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा, ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। देश की राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए बोस ने 1921 में नौकरी छोड़ दी और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अग्रसर हो गए। वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में बोस को सर्वसम्मति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अगले वर्ष त्रिपुरी में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया और पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन पर गांधी जी से मतभेद के कारण वह कोर कांग्रेस नेतृत्व से अलग हो गए और 29 अप्रैल 1939 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने राजनीतिक विचारों को बढ़ावा देने के लिए बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जनवरी 1942 में बर्लिन से नेताजी ने आज़ाद हिंद रेडियो का प्रसारण शुरू किया। बाद में इसका मुख्यालय सिंगापुर और तत्पश्चात रंगून स्थानांतरित किया गया। मार्च 1942 में टोक्यो में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया, जिसे बाद में सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व प्रदान किया। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और नेताजी फौज के सर्वोच्च सेनापति नियुक्त हुए और आज़ाद हिंद फौज को अस्थायित्व प्रदान किया। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद की प्रोविजनल सरकार के गठन की घोषणा की तथा
इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न स्वतंत्र देशों ने मान्यता प्रदान की। 1944 जनवरी में INA का मुख्यालय रंगून में स्थानांतरित कर दिया गया। बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी का महत्व स्वीकारते हुए आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट गठित की। इस रेजिमेंट की कमान कैप्टन लक्ष्मी सहगल के हाथ में थी। वह स्वतंत्र भारत में महिला पुरुष अधिकारों में समानता के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, इनके राजनीतिक गुरु या मेंटर देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अब देखते हैं बाल गंगाधर तिलक 1856 से लेकर 1920 तक इनका जीवन काल है। तो आधुनिक भारत के प्रमुख वास्तुकार बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ। भारत की स्वतंत्रता में संघर्ष के दौरान उनका प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत था। ब्रिटिश पत्रकार एवं नौकरशाह वैलेंटाइन सिरोल ने जहां उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा तो उनके अनुयायियों ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। तिलक एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक प्रखर विद्वान भी थे। जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने तिलक के बारे में कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। इन्होंने गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी तथा 1803 में आर्कटिक होम इन द वेदाज नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने 1877 में संस्कृत और गणित में पुणे के डेक्कन कॉलेज में स्नातक पूर्ण किया। तिलक ने 1884 में गोपाल गणेश आगरकर, महादेव बल्लाल नाम जोशी और विष्णु शास्त्री चिपलूनकर के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, गठन किया। इस सोसाइटी ने 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। तिलक ने शैक्षणिक गतिविधियों के समानांतर लोगों में जागरूकता लाने के लिए 2 समाचार पत्रों, एक तो केसरी और दूसरा मराठा। केसरी मराठी में लिखी गई और मराठा जो है वो अंग्रेजी में लिखी गई, इसका संपादन किया। व्यक्तिगत रूप से बाल विवाह का विरोध करने के बावजूद तिलक ने 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था 1891 का, क्योंकि वह इसे विदेशी शासकों के हिंदू धर्म में हस्तक्षेप के रूप में देखते थे। तिलक को राजद्रोह के आरोप में 1897 में 18 माह तथा 1908 में 6 वर्ष की सजा हुई थी। 1908 में तिलक को सजा काटने के लिए मांडले जेल बर्मा भेजा गया था। 1 अगस्त 1920 को मुंबई में तिलक की मृत्यु हो गई। अब है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 1825 से लेकर 1917 इनका जीवन काल है। तो दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में नवसारी तत्कालीन बम्बई प्रेसिडेंसी वर्तमान गुजरात में एक पारसी परिवार में हुआ था। संसदीय लोकतंत्र में उनका दृढ़ विश्वास था। ब्रिटिश सरकार को भारत के मामलों की सही जानकारी देने के लिए उन्होंने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1892 में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लंदन के सेंट्रल फिन्सबरी से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जीतने वाले वे पहले भारतीय बने। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी करवाने का प्रस्ताव ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके ही प्रयासों से पारित हुआ। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशनों 1886, 1893 और 1906 की भी उन्होंने अध्यक्षता की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक द ड्यूटीज़ ऑफ द जोरोस्ट्रियंस में विचार, भाषण और कार्य की शुद्धता की आवश्यकता पर बल दिया। भारत के आर्थिक शोषण पर उनके शोध को सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में स्मरण किया जाता है। अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने यह बतलाया कि भारत की गरीबी का कारण ब्रिटेन की ओर होने वाला भारत का धन निष्कासन है। ध्यातव्य है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का प्रकाशन 1901 में किया गया था।
इन्होंने रास्त गुफ्तार नामक पत्रिका का संपादन भी किया। दादा भाई नौरोजी ने एलिफिंस्टन कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की और बाद में इसी संस्थान में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने 1893 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कहा कि मैं धर्म और जाति से परे एक भारतीय हूँ। भारतीय व्यय की जांच हेतु गठित वेल्वी आयोग के सदस्य भी वो बने। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि जो प्रमुख व्यक्तित्व थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आधुनिक भारत में अकाल आयोग, समितियाँ, ये सभी। तो प्रमुख अकाल आयोग और समितियों को देखें तो इसमें सबसे पहला है स्मिथ समिति। 1860-61 के दौरान दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था। इस अकाल के कारणों का पता लगाने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए स्मिथ समिति का गठन किया। ठीक है, अकाल के दौरान पहली बार दरिद्रशालाओं का प्रयोग राहत कार्यों के लिए किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के कुछ निश्चित परिणाम नहीं निकले। अब इसके बाद है कैंपबेल आयोग। ठीक है, 1866 में भारत के कई हिस्सों में अकाल पड़ा। सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र जो था वो उड़ीसा था। इस अकाल की समीक्षा करने हेतु जॉर्ज कैंपबेल आयोग गठित किया गया। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि अकाल जैसी घटनाओं के लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि पूर्व सूचना देने के बावजूद भी सरकार द्वारा इसको नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अधिकारी वर्ग मांग और पूर्ति के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए मुक्त व्यापार की नीति पर चलते रहे। आयोग ने सुझाव दिया कि अकाल के दौरान राहत कार्यों की जिम्मेदारी का निर्वहन समाजसेवी संस्थाओं के अलावा सरकार द्वारा भी किया जाना चाहिए। सरकार को रेलों और नहरों की स्थापना करनी चाहिए तथा जिससे क्या होगा कि अकाल के प्रभाव को कम किया जा सके। जिलाधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि प्रत्येक संभावित मृत्यु को रोका जाए। ठीक है, यद्यपि आयोग के सुझाव के अनुसार सरकार द्वारा राहत कार्य किए गए, लेकिन उनकी मात्रा जो थी वह अत्यल्प थी। इसके बाद है 1880 का स्ट्रेची आयोग। ठीक है, चूँकि कैंपबेल आयोग की सिफारिशों को गंभीरता से नहीं लिया गया, परिणाम था 1876-78 के दौरान मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश और पंजाब में फिर से भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र जो था वो मद्रास प्रेसिडेंसी था। आरसी दत्त के अनुसार 50 लाख लोग कालग्रस्त हो गए। सरकार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि किसी भी मूल्य पर जीवन रक्षा करना एक ऐसा कार्य है जो उसकी शक्ति से परे है और करदाता और प्रभावित जनता दोनों के हित में नहीं है। 1882 में लॉर्ड लीटन द्वारा सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति हुई। इस आयोग का कार्य अकाल से बचाव और प्रतिरक्षण के लिए सुझाव देना था। आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, लोगों को रोजगार मिले और समय समय पर मजदूरी का पुनर्निर्धारण हो। ठीक है, अकाल संहिता का निर्माण हो, सिंचाई सुविधाएं विकसित हो, अकाल के समय भू राजस्व का संग्रहण को रोक दिया जाए, अकाल कोष का गठन हो, अकाल सहायता का खर्च प्रांतीय सरकारों को वहन करना होगा और आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय सहायता भी दी जानी चाहिए। सरकार द्वारा इस आयोग की सिफारिशें कुछ हद तक स्वीकार कर ली गई। अकाल कोष हेतु राजस्व के लिए अन्य स्रोतों जो है वो उसको खोजने का प्रयत्न किया गया। 1833 की अकाल संहिता के तर्ज पर प्रांतीय अकाल संहिता का निर्माण किया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं लायल आयोग। ठीक है, लायल आयोग क्या था? तो 1896-97 के अकाल ने सभी प्रांतों को कम या अधिक प्रभावित किया था। पंजाब के उप गवर्नर सर जेम्स लायल की अध्यक्षता में स्थापित आयोग ने स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा से सहमति प्रकट की और 1896-97 के दौरान मध्य प्रांत के अतिरिक्त शेष स्थान पर भी सहायता कार्य पर्याप्त रूप से सफल रहे। अब है मैकडोनल आयोग। ठीक है, ये क्या है? तो लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जिसने 1901 में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में नैतिक नीति के लाभों, पशु तथा बीजों के लिए शीघ्रता से धन बांटने तथा अस्थायी कुएं खोदने की व्यवस्था के लाभों पर बल दिया गया था। अकाल से प्रभावित क्षेत्र में अकाल आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव दिया गया।
इस रिपोर्ट में अराजकीय सहायता का अधिक मात्रा में उपयोग का सुझाव तथा सहायता हेतु ग्राम स्तर के कार्यों को प्राथमिकता दी गई। परिवहन सुविधाओं के विकास, कृषक बैंकों, सिंचाई व्यवस्था पर जोर दिया गया। इस आयोग की मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर ली गई। ठीक है। इसके बाद है वुडहेड आयोग। ठीक है, 1942-43 में। तो 1942-43 के दौरान बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा जॉन वुडहेड, याद रखें, जॉन वुडहेड आयोग का गठन किया गया। इस अकाल का स्वरूप दैवीय या प्राकृतिक से ज़्यादा मानव निर्मित था। द्वितीय विश्व युद्ध भी इस अकाल का प्रमुख कारण रहा। आयोग ने अखिल भारतीय खाद्यान्न परिषद के सृजन की सिफारिश की। आयोग ने खाद्य और कृषि कर्ज के इकट्ठा करने की बात की और कृषि उत्पादन बढ़ाने की बात कही। ब्रिटिश केंद्रीय सरकार ने प्रांतीय सरकारों की अधिक सहायता नहीं की। साथ ही धन की कमी के कारण राहत कार्य सीमित रहे। और हम लोग अब देखते हैं कि स्वतंत्रता जो प्राप्त स्वतंत्र भारत में गठित विभिन्न शिक्षा आयोग और समिति। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत ने विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु अपनी विकास संबंधी योजनाओं का पुनर्गठन करना जो है आरंभ कर दिया। इसी दिशा में प्रयास करते हुए भारतीय शिक्षा नीति के संबंध में अपनी नीतियों का भी समय के साथ पुनर्निर्धारण किया। तो प्रमुख शिक्षा आयोग और समिति। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। गहन विचार विमर्श के उपरांत उच्च शिक्षा के भारतीयकरण पर बल दिया गया तथा 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग को देश में उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं तथा उसमें अपेक्षित सुधारों की जरूरत पर विचार करना था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझाव निम्नलिखित थे। पहला, उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को आधुनिक भारत के अनुरूप निर्धारित करने पर बल। दूसरा, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल। तीसरा, इस आयोग का मानना था कि माध्यमिक शिक्षा के समुचित विकास के बिना उच्च शिक्षा का विकास करना संभव नहीं है। और आज़ादी से पूर्व स्थापित यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को पुनर्गठित करने का सुझाव, जिसमें एक अध्यक्ष एवं देश के बड़े शिक्षाविद शामिल हो। राधाकृष्णन आयोग के द्वारा दिए गए सुझाव पर अमल करते हुए तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से यूजीसी की नींव रखी। ठीक है, जो आज भी हम लोग देखते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी तथा 1956 में संसद द्वारा पारित एक विधेयक के पश्चात यह सरकार के अधीन आ गया। इसके बाद है मुदलियार आयोग। ठीक है, मुदलियार आयोग आगे चलकर